हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिडम्पशन होता क्या है। देखो, रिडम्पशन का मतलब होता है सीधी सी भाषा में रीपेमेंट। रीपेमेंट कर रहे हैं किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। आपको पता है शेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते दैट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप राइट। वो कंपनी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप राइट। तो कंपनी ने अगर एक बार इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो उसको बिल्कुल भी उसे रिडीम करने की ज़रूरत, रीपे करने की ज़रूरत नहीं होती। बट प्रेफरेंस शेयर जो है कंपनी इशू कर सकती है फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कैन बी इशूड फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मैक्सिमम 20 साल के लिए कंपनी इसको इशू कर सकती है। 20 साल के अंदर इसका कंपलसरी रिडम्पशन होना ज़रूरी है। मतलब अगर आज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू की तो अगले 20 सालों के अंदर कभी भी या मैक्सिमम 20 साल बाद उसका रिडम्पशन रीपेमेंट हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? अब अगर आप मेरी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वीडियो देख चुके हैं तो आपको अगला कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आएगा, और नहीं देखा है अभी तक तो कुछ नहीं होता, आप बड़े आराम से सुनिए, आपको सारी बातें तब भी समझ में आएंगी। चलिए, जब भी हम बात करते हैं रिडम्पशन की तो सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना होता है, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। क्या वर्ड बोला मैंने? सोर्स ऑफ रिडम्पशन। अब सोर्स ऑफ रिडम्पशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सोर्स तो है वो दो तरह का हो सकता है। वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सेकेंड इज out of capital. Now what is this out of profit and what is this out of capital? मैं आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमने एक लोन लिया 10 लाख रुपए का। अभी कंपनी का एग्जांपल छोड़ते हैं, हम अपने इंडिविजुअल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक लोन लिया कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने ये लोन रीपे करना है, से लोन रीपे करना है हमको 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स हमें ये लोन रीपे करना है। तो हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करके से हमने अपने ईयर 1 के अंदर प्रॉफिट्स कमाए 5 लाख रुपए। ठीक है, ईयर 2 के अंदर हमने प्रॉफिट कमाए 3 लाख रुपए। ईयर 3 के अंदर फिर हमने 5 लाख कमाए। ईयर 4 के अंदर हमने 4 लाख कमाए, जबकि ईयर 5 के अंदर हमने प्रॉफिट कमाए 6 लाख रुपए। ये हम हर साल प्रॉफिट्स कमा रहे थे उस 10 लाख रुपए के लोन के अमाउंट से। तो हमने कहा कि यार हमें पता है कि 5 साल बाद मेरे को ये पैसा वापस करना है। तो मैंने 5 लाख रुपए जब फर्स्ट ईयर कमाए तो उसमें से मैंने लगभग 2 लाख रुपए साइड रख दिए। और ये साइड रख दिए किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट मैंने क्या किया, इस अमाउंट को साइड कर दिया। ठीक है बेटा, फिर मैंने 3 लाख रुपए कमाए, इसमें से मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए साइड कर दिए। फिर मैंने 5 लाख रुपए कमाए, मैंने इसमें से क्या किया, फिर 2 लाख रुपए साइड कर दिए। फिर इस 4 लाख में से मैंने कहा 2 लाख साइड कर दो, और फिर 6 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख रुपए साइड किए। मतलब हर साल मैं कमाता जा रहा था और उसमें से कुछ पैसा अलग करता जा रहा था ताकि मैं अपनी रिडम्पशन जो है वो प्यार से कर सकूं। तो इस तरीके से टोटल 5 साल में मेरे पास कितने इकट्ठे हो गए? 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो जब वो मेरे से लोन की रीपेमेंट मांगने आए, मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी जिसमें 10 लाख रुपए इकट्ठे थे और वो मैंने उठाकर उनको दे दिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये मेथड सबसे बढ़िया है या नहीं है? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कमा के पैसा इकट्ठा किया और वापस कर दिया। जब भी आप कमा के पैसा वापस करते हो उसे बोला जाता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बट सपोज टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज 10 लाख रुपए का लोन लिया, 5 साल बाद रीपे करना है, मैंने कमा के अलग नहीं रखा या कमाया तो उसे उड़ा दिया, कहीं खर्च कर दिया। मतलब 5 साल बाद जब वो मेरे से लोन की रीपेमेंट मांगना है तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने कहीं और से लोन अरेंज करके पुराना लोन वापस कर रहा हूँ या किसी और तरीके से अपने असेट्स बेच के अपना लोन वापस कर रहा हूँ। तो उस केस में अगर
मैंने बिना कमाए पैसा वापस किया तो दैट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। अगर हमने प्रॉफिट्स अर्न में से रीपेमेंट करी है तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और आउट ऑफ कैपिटल क्या होगा, व्हेन रीपेमेंट इज मेड नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। हमने बिना कमाए पैसा वापस किया है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें समझ ली। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, लेटर ऑन इसका यूज़ होगा, लेकिन हमें ये दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। आप ये यहाँ तक सारा नोट कर लें। अब मैं बता रहा था आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल। देखिए, जब भी बात आएगी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट वी नीड टू फुलफिल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंडीशंस related from redemption of preference shares। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड कंडीशंस की अब हम ठीक है जी, ये कंडीशंस हमारे पास गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में एज पर सेक्शन 55। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही हम रिडीम कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, आइए समझते हैं। सपोज एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, ABC लिमिटेड के पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, जो कि बेसिकली 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसके बाद आपको गिवन है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा पे नहीं किया। वेरी गुड, कॉल्स इन अरियर हैं सपोज आपके पास 12,000, तो बचा कितना, ये 9,88,000। और कॉल्स इन अरियर्स की आपको डिटेल गिवन है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 shares didn't paid final call of ₹2 per share। एक शेयर होल्डर जिस पे 6,000 शेयर्स हैं उसने फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर की पे नहीं करी। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं सर, टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, जिसमें से 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ₹2 के हिसाब से अमाउंट नहीं आया। ठीक है, उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स। देखो, दो तरह के शेयर्स होते हैं, जैसे शेयर की वैल्यू है फेस वैल्यू ₹10। ठीक है, कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मंगा लिए, मतलब कॉल्ड अप पूरा का पूरा कितना हो गया, ₹10। ठीक है, अब अगर शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे दे दिए तो वो बन जाएंगे फुली पेड अप। सपोज मिस्टर ए हैविंग
10,000 shares and he paid the entire amount, उन्होंने सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया। तो उस केस के अंदर ये जो 10,000 शेयर्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, फुली पेड अप। क्या कहलाएंगे, फुली पेड अप, ठीक है। बट अगर इन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, सपोज मिस्टर ए, अगला केस है, हैविंग 10,000 shares didn't paid फाइनल कॉल, उन्होंने फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं करी, तो उस केस के अंदर जो उनके शेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप मतलब जिसपे अगर कंपनी ने पैसा मांगा है और वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख है, जिसमें से अगर आप देखो 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे फाइनल कॉल 2 रुपये की नहीं आई, तो वो क्या है, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं। वो क्या है, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स, कितने, 6,000। तो आपके 94,000 जो हैं वो क्या हैं, फुली पेड अप शेयर्स, मतलब जिन पे सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है। पार्टली पेड अप आप समझ रहे होंगे होपफुली, फुली पेड अप भी आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो 94,000 फुली पेड अप शेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है, पार्टली पेड अप को रिडीम नहीं किया जा सकता। मतलब इस केस के अंदर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी रिडीम्ड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी रिडीम्ड, that can be redeemed, वो कितने होंगे आपके पास, 94,000, और एक शेयर हमारा 10 रुपये का है, तो टोटल हमारे 9,40,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको हम रिडीम कर सकते हैं। समझ में आया? तो होपफुली आपको पहली कंडीशन क्लियर है कि ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने था। बट आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर जिनका 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, या MCQ टाइप क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। बट अगर आपके पास फुल फ्लैश क्वेश्चन आने वाला है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे इसके अंदर आपको उसने दिया हुआ था क्या, 10% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, कॉल इन एरियर 12,000। आप सीधे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि शेयर होल्डर्स ने कॉल इन एरियर का अमाउंट पे कर दिया। मतलब अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट शेयर होल्डर्स हैव पेड द amount of calls in arrears। आप सीधी सी एक एजम्पशन ले लेंगे, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है या 6 नंबर का, और एक एंट्री डाल देंगे कि पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। कितना बेटा, 12,000 रुपीज़। तो उस केस के अंदर जब आपने ये एंट्री डाल दी एजम्पशन लेके, तो आपके सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो क्या बन गए, फुली पेड अप बन गए, और उसके अंदर आप कंफर्टेबली सारे शेयर्स रिडीम कर पाओगे। नाउ एंटायर शेयर्स मतलब 1 लाख शेयर्स, समझ में आया? 1 लाख शेयर्स आर फुली पेड अप and can be redeemed, और उनको हम आराम से रिडीम कर सकते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन होपफुली आपको क्लियर है कि सारे के सारे शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। और कैसे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें किस तरीके से डील करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और अगर हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर का तो हमें क्या एजम्पशन लेके करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बातें हम अपनी सेकेंड कंडीशन के ऊपर आइए। After redemption of preference shares, total capital of
company shall be intact। अब ध्यान से देखिए, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी शेल बी इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? सेम। बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैंने लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी शेल बी इंटैक्ट। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। आ जा भाई एबीसी लिमिटेड, फटाफट दोबारा से। एबीसी लिमिटेड हमारे पास है, सपोज जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है से 5 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की? 15 लाख। ठीक है। अब अगर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाते हैं तो बात बताओ, आफ्टर रिडम्पशन जो कंपनी का स्टेटस होगा वो क्या होगा? आफ्टर रिडम्पशन अगर हम रिडम्पशन कर देते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो एज इट इज रहेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की रहेगी बेटा? 10 लाख की। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आपकी 0 हो जाएगी, नील हो जाएगी, रिडम्पशन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो टोटल कितना बचा आपका? 10 लाख। हाँ या ना? 15 लाख की जगह अब वो घट के कितना आ जाएगा आफ्टर रिडम्पशन? 10 लाख। बट ये क्या कह रहा है? टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी शेल बी इंटैक्ट। टोटल कैपिटल जो रिडम्पशन से पहले थी कितनी थी? 15 लाख। रिडम्पशन के बाद भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए? 15 लाख होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर आप देखो, क्या ये इंटैक्ट है? ये इंटैक्ट नहीं है, ये सेम नहीं है। हाँ या ना? तो अब क्या करें? जबकि उसने कंडीशन लगा दिया कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी इंटैक्ट। इसका सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है कि अगर मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होने के बाद नील हो रही है और मैं उतनी ही इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दूं, सपोज अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल मैं जो कि 10 लाख थी वो 10 लाख की जगह 10 लाख जमा 5 लाख टोटल 15 लाख रुपए कर दूं, और अपनी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो गई है उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपनी नील ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी अपनी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी रहेगी? 15 लाख रुपए। हाँ या ना? तो सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं तो जितने के प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं उतने के हम नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दें। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या आया? टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ face value equivalent to preference shares redeemed, equivalent to preference shares redeemed। जितनी वैल्यू के हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं उतनी वैल्यू के हम क्या करें? न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर दें। ये आपने जो मेरे साथ केस 1 देखा। हाँ या ना? ताकि मेरी टोटल कैपिटल क्या रहे? सेम रहे। 5 लाख के आपने रिडीम किए, 5 लाख के आपने नए इशू कर दिए। तो इस केस के अंदर अगर आप जर्नल देखें तो क्या होगी बताओ? नए शेयर इशू करने की जर्नल क्या होती है आपको पता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और नेक्स्ट क्या होगा आपका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। तो ये आपने 5 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू कर दी। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है टू मेक द कैपिटल इंटैक्ट? ध्यान से देखें, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी इंटैक्ट। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको क्लियर भी है। क्या तरीका बताया बताओ? कि उतने के नए शेयर्स इशू कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका है बेटा टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम distributable profits to CRR account, to transfer the amount from distributable profits to CRR account। अब ये क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले distributable profits होते क्या हैं? distributable प्रॉफिट सबसे पहले क्या होते हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स वो होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। प्रॉफिट्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर distribution as dividend, for distribution as dividend, as dividend distribute करने के लिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? distributable profits, ठीक है। हमारे पास ये दो होंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड सेकेंड इज जनरल रिजर्व। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ आपको यही दो दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोफेशनल लेवल के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, बीकॉम लेवल पे जो देख रहे हैं उनको तो सिर्फ यही दो मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल लेवल पे जो कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ प्रोविजन ओवर एक्चुअल लायबिलिटी ओवर एक्चुअल अमाउंट। ये थर्ड क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा दूं। सपोज आपने एक प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर क्लेम 20,000 का, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल क्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 का है। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस है 15,000 रुपये का, वो आपके लिए एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होगा। बट ये वाला बात जो है वो प्रोफेशनल लेवल के बच्चों के लिए रेलिवेंट है, बीकॉम के बच्चों के लिए तो सिर्फ यही दो चीज़ें उन्हें देखने को मिलेगी। एक्सेस ऑफ प्रोविज़न ओवर एक्चुअल अमाउंट, समझ में आ गया कि प्रोविज़न जितना बनाया एक्चुअल से कंपेयर करो, जितना एक्सेस प्रोविज़न है वो भी आपके लिए एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है। अब मैंने लिखा है टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ये तो हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टू CRR अकाउंट। क्या है ये बेटा? CRR जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR की जो हमारी फुल फॉर्म है दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। होता क्या है बेटा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है इसका सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन हो सकता है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स। क्या बोला मैंने? कैन बी यूटिलाइज्ड only for one purpose, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। वो क्या? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, और किसी के लिए भी आप इसे यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 मकसद के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट CRR उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से अमाउंट निकाल के कहाँ ट्रांसफ़र करना है? CRR अकाउंट में। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी।
अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर फिर एंट्री क्या होगी, अगर हम ऐसा करते हैं तो जिससे भी ले रहे हैं अमाउंट, चाहे जनरल रिजर्व से लें, चाहे हम SOPL से लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेबिट टू, हम अमाउंट ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अमाउंट फ्रॉम जनरल रिजर्व SOPL विल बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। समझ में आती है बात। अब ये कितना, ये भी उतना ही जितने के आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए। टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टू CRR अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, जितनी फेस वैल्यू के आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, मतलब कितना, 5 लाख रुपए। तो सर समझ में नहीं आया इससे टोटल कैपिटल कैसे इंपैक्ट होगी। अगर हम सेम एग्जांपल लें, ABC लिमिटेड है, ठीक है सर, उसमें आपने कहा था इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारी 10 लाख, ठीक है, और हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा, 5 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी वो थी हमारी 5 लाख रुपए, तो टोटल कितना हो गया था, 15 लाख रुपए। तो अगर रिडम्पशन हो जाता है, आफ्टर रिडम्पशन हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है सर वो तो 10 लाख ही रही, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो नील हो गई, तो ये तो अभी भी 10 लाख ही रहा। टोटल कैपिटल कैसे सेम हुई? अरे बेटा आप ऐसे क्यों देख रहे हो, अब आपका CRR आ चुका, CRR कितना आ चुका, 5 लाख रुपए, हाँ या ना। आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से CRR बना दिया कितना, 5 लाख रुपए। तो अब और इस CRR का सिर्फ एक ही यूज है, क्या, कि कल दिन इसको मैं यूज कर सकता हूँ इनको बोनस देने के लिए, और किसी मकसद के लिए इसे मैं यूज ही नहीं कर सकता। तो ये आपको जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा है, अरे जब इसका यूज ही सिर्फ एक है कि आप इससे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, तो एक तरह से ये भी तो इक्विवेलेंट टू शेयर कैपिटल ही हुआ। अब बताओ मेरे पास हुआ या नहीं हुआ? तो फिर मेरी जो टोटल कैपिटल आपको 10 लाख रुपए दिख रही है, वो 10 लाख रुपए कहाँ रह गई? वो मेरी टोटल कैपिटल अब दोबारा से कितनी बन चुकी है, 15 लाख रुपए। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि CRR का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। मतलब ये CRR कल दिन कंपनी की कैपिटल ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। तो इस वजह से उसका स्टेटस भी यहाँ पर क्या रखा गया है, कैपिटल का। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ईदर ऑफ द वन मेथड हमें लेना है। पहला तो हमने देखा था कि टोटल फुली पेड शेयर्स रिडीम हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी इंटैक्ट। अब टोटल कैपिटल इंटैक्ट होनी चाहिए, इसके दो तरीके हैं, क्या तो नए इक्विटी शेयर्स इशू करें और जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करिए, या हम CRR बना दें। जो क्वेश्चन के अंदर कहेगा, जो रिक्वायरमेंट दिख रही होगी, वो क्वेश्चन में हम और अच्छे से देखेंगे। और कितना, जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए। तो कोई भी दोनों में से एक तरीका अपनाकर हम जो है वो रिडम्पशन कर सकते हैं, जिससे हमारी टोटल कैपिटल सेम रहेगी। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेथड है ये आउट ऑफ कैपिटल है? क्योंकि इसके अंदर आप कमा के कुछ नहीं कर रहे, आप एक प्रेफरेंस शेयर ख़त्म कर रहे हो और उसकी जगह नए शेयर इशू कर रहे हो। जबकि यहाँ पर आपने अगर कमाया होगा पिछले सालों में, तभी आप CRR बना पाओगे। मतलब यहाँ पर जो रिडम्पशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। समझ में आई बात? तो दिस मेथड रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन, वेयर एज दिस मेथड रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडम्पशन। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी सारी की सारी बातें क्लियर हैं और किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम इस पे नेक्स्ट कंडीशन पे मूव ऑन करेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक सारे के सारे बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो रेस्ट ऑफ कंडीशंस हैं वो भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप पार्ट 1 में मेरे साथ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वीडियो में
ऑलरेडी दो कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहली कंडीशन देखी थी कि शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, और सेकंड कंडीशन हमने देखी थी कि अगर हमें रिडम्पशन करना है तो हमें टोटल कैपिटल इंटैक्ट रखनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने आपको दो तरीके सजेस्ट किए थे, या तो आप नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए या आप उतना CRR बना दीजिए। बट जो CRR है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से बनता है, दैट इज़ या तो P&L में से या जनरल रिजर्व में से। चलिए आज आगे बात करते हैं हम। अब हम थर्ड कंडीशन पे मूव ऑन करें उससे पहले कुछ बेसिक बातों को हमें समझना होगा। आइए सबसे पहले सपोज अगेन अपनी ABC लिमिटेड को ले आता हूँ। सपोज ABC लिमिटेड है एंड ABC लिमिटेड के 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए। ठीक है। अब सपोज नीचे लिखा हुआ है केस 1, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट पार, और केस 2 लिखा हुआ है सपोज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। बड़े ध्यान से बेटा इन दोनों चीज़ों को देखिएगा, पहले इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक जो वर्ड होता है रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू मतलब जो हमें रिडम्पशन के टाइम पे रीपेमेंट करनी है उसका अमाउंट, वो इक्विवेलेंट होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ एनी, अगर कुछ है तो। मतलब जैसे केस 1, अब केस 1 में अगर आप देखें तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख रुपए के। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट पार, मतलब कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो रिडम्पशन वैल्यू है वो आपकी फेस वैल्यू हुई होगी, दैट इज़ 1 लाख। हमें किसी भी तरीके का कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी रिडम्पशन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। बट अगर आप केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 के अंदर आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब वहाँ पे जो हमारी रिडम्पशन वैल्यू होगी दैट विल बी face value which is 1 lakh plus premium on redemption of preference shares that is 10,000। तो टोटल जो है हमारा वो आ जाएगा 1,10,000। कितना आ जाएगा? 1,10,000। यहाँ पर ये 1 लाख रुपीज़ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 लाख रुपीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फेस वैल्यू, जबकि ये जो 10,000 रुपीज़ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमारा 10,000 रुपये है, और आपका जो 1,10,000 रुपये है ये टोटल आपकी यहाँ पर क्या है? रिडम्पशन वैल्यू। तो अभी आपको समझ में आ गया, रिडम्पशन वैल्यू इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बात करते हैं अब हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? प्रीमियम पेबल ऑन redemption of preference shares, premium payable on redemption of preference shares must be written off out of the profits of the company, must be written off out of profits of company। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। अभी आपने मेरे साथ डिस्कस किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जो भी हम फेस वैल्यू के ओवर एंड अबव पे कर रहे हैं। तो ये जो 10,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसके लिए बात कही गई है कि ये राइट ऑफ करना है हमें कहाँ से? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। देखिए जब आपने CRR पढ़ा था तो उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ था आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमें देखिए प्रॉफिट्स की जब बात होती है तो प्रॉफिट्स दो तरह के होते हैं, वन इज कैपिटल प्रॉफिट और सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व P&L। ठीक है।
अब जब आप बात करते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स की, तो कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं इनका एक सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड यूज। बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है कैपिटल प्रॉफिट का। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए, जो आपने अर्लियर लेवल पे मेरे से डिस्कस किए हुए हैं, मेरे साथ डिस्कस किए हुए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, या दूसरा अगर मैं बात करूं कैपिटल रिजर्व, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है, इसे हम फ्रीली यूज नहीं कर सकते। बट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं वो फ्रीली यूज होते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल मस्ट बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो हमारी पहली कोशिश रहेगी कि वो कैपिटल प्रॉफिट से यूज हो जाए। फिर हमारी अगर कैपिटल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ऐसा क्यों सर? देखो मैं बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपके पास आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर 1000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है। पेटीएम वॉलेट में सपोज 1000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है और आपकी जेब में भी कैश पड़ा हुआ है। आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने निकले तो आपने देखा कुछ जगह पेटीएम वॉलेट चल रहा है और कुछ जगह पेटीएम वॉलेट नहीं चल रहा, बट कैश जो है वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। आपने एक दुकान पर रुके, वहां से शॉपिंग करी और वहां पर पेटीएम वॉलेट एक्सेप्ट होता है, तो आप बताओ वहां पर पेमेंट करना किससे पसंद करोगे, पेटीएम वॉलेट से या कैश से? आप कहोगे सर पेटीएम वॉलेट से, क्योंकि पेटीएम वॉलेट कहीं कहीं यूज हो रहा है, तो जहां यूज हो रहा है उसको सबसे पहले यूज करके खत्म करें। यस और नो? पक्का। कैश तो फ्रीली यूजेबल है, जहां मन करेगा जैसे मन करेगा हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेगा। सेम वे कैपिटल प्रॉफिट इज लाइक अ पेटीएम वॉलेट जिसका बड़ा लिमिटेड यूज है, बट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज लाइक अ कैश जिसको वेरियस ट्रांजेक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि उसने यहाँ लिख दिया आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, और प्रॉफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि अगर वो कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ हो जाए तो बेटर है। इन केस वो सफिशिएंट नहीं है तो मैं जाऊंगा किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए। नहीं आया समझ? आ गया? गुड। नहीं आया तो बेटा वीडियो जाओ पीछे दोबारा से देख लो, और समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मेरी जो प्रायोरिटी 1 है वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, और प्रायोरिटी 2 जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ₹10 लाख फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable at 10% प्रीमियम। ठीक है, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ₹30,000, कैपिटल रिजर्व ₹20,000, P&L ₹2 लाख। ठीक है, हाउ टू राइट ऑफ द प्रीमियम, हाउ टू राइट ऑफ द प्रीमियम, ध्यान से देखिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले प्रीमियम का अमाउंट कितना है ये देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना आएगा, 10 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए तो आ गया, मैंने आपको क्या बताया, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कैपिटल प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 लाख रुपए को राइट ऑफ करने के लिए, ध्यान से देखिए, इस 1 लाख को राइट ऑफ करने के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो मैंने सबसे पहले, अब कैपिटल प्रॉफिट में आप कुछ भी ले लो, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया मैंने 30,000, फिर जो बैलेंस बचा वो मैंने ले लिया कैपिटल रिजर्व से, कितना हो गया, 20,000। नाउ बैलेंस जो बचा वो मैं लूंगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से, बैलेंस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, और बैलेंस बचा कितना,
बैलेंस बचा आपका 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 हमने कहाँ से लिया, P&L से। तो प्रीमियम जो है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कैपिटल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटलिज्म। इन केस इट इज इनसफिशिएंट देन ओनली वी विल गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। समझ में आई बात। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना है, उसके बाद आपको CRR बनाना है। कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखिए। नोट, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable on premium, if preference shares are redeemable on premium, then firstly we will write off the premium and thereafter we will utilize the balance reserves for creating CRR। बैलेंस रिजर्व जो बचेंगे फिर हम CRR के लिए उसे यूज करेंगे। अब जितना आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ा है, अगर उसको आप समराइज करें, समरी बनाए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ या ना। दूसरा आपने क्या देखा, कैपिटल क्या होनी चाहिए, इंटेक्ट होनी चाहिए। क्या होगा उसके लिए, या तो न्यू इक्विटी शेयर्स, या क्या करेंगे बताओ, क्रिएट CRR। CRR कहाँ से बनेगा, P&L से या जनरल रिजर्व से। तीसरा बताओ, राइट ऑफ द प्रीमियम, राइट ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ होगा, या तो कैपिटल रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। या तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, ये कहाँ से राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी पे या तो P&L से या जनरल रिजर्व से। ठीक है, अब एंट्रीज की बात करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं किस तरीके के इससे पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्रीज देखिए। सबसे पहले फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए क्या एंट्री होती है, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब रिडम्पशन कर रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो ऑब्वियसली हमारी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि हो सकता है कि हम प्रीमियम पे दे रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां पर तो आपकी क्या आएगी, जो भी आपकी फेस वैल्यू है, यहां पर क्या आएगा आपका जो प्रीमियम वाला अमाउंट है। ठीक है, और यहां आपका क्या आ जाएगा, टोटल।
और फिर हम उनको पेमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। इसके बाद CRR बनाने की आप एंट्री मेरे साथ ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होती है, फॉर क्रिएटिंग CRR। क्या थी बेटा, बताओ भाई, P&L डेबिट या SOPL डेबिट, कुछ भी लिखो आप, या जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये बताया था, हाँ या ना। फॉर इशूइंग न्यू शेयर्स, अगर न्यू शेयर्स इशू करने हैं तो उसकी एंट्री बताओ क्या होती है, बैंक अकाउंट, फटाफट बताओ भाई, बताया तो था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद है, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा हमारा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टू सिक्योरिटी प्रीमियम इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बेटा, इसके बाद फॉर writing of the premium on redemption of preference shares, जो प्रेफरेंस शेयर्स पे आपका प्रीमियम है उसको अगर हमें राइट ऑफ करना है तो क्या होगा बताओ, प्रीमियम क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, राइट ऑफ करने का मतलब उसको क्रेडिट करके खत्म करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाए या कहां से हो जाए, कैपिटल रिजर्व से। अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो फिर या तो P&L से हो जाए, SOPL या P&L, और या फिर जनरल रिजर्व से, हाँ या ना। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, ये सुनो, जहां से जितना हो जाए भगवान के नाम का। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, थोड़ा काम चला लेना। ठीक है जी, तो हमने देखा कि किस तरीके से पूरी की पूरी जर्नल हमने करनी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स और आपकी जर्नल एंट्री भी कवर अप हो। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है एक, पहले सिंपल एग्जांपल। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, बैलेंस है जनरल रिजर्व में कितना, 10 लाख, पास जर्नल एंट्रीज। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की और हमने उसे रिडीम भी किस पे किया है, पार पे। जनरल रिजर्व में 10 लाख रुपए का बैलेंस है, तो आपने सबसे पहले साइड में एक वर्किंग नोट तैयार किया और वो वर्किंग नोट होगा कि कैपिटल इंटेक्ट कैसे हो रही है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हमें रिडीम करनी है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। और उस 5 लाख रुपए के लिए हम क्या बना रहे हैं,
10 लाख रुपए जनरल रिजर्व में है तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 5 लाख रुपए का CRR बना सकते हैं। तो क्रिएट CRR कितने का, 5 लाख रुपए का, कैपिटल इंटेक्ट हो जाएगी। अब एंट्री करते हैं। ये सबसे पहले 10%, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है ये, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 5 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 5 लाख, 5 लाख। और फिर हमें 5 लाख का CRR बनाना है, वो हम कहाँ से बनाएंगे, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR 5 लाख, 5 लाख। कोई इसमें दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ABC लिमिटेड 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए के। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीमेबल है किस पर, पार पर। न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट पार टू मेक द कैपिटल इंटेक्ट। नए शेयर्स इशू किए हैं और किस पे इशू किए हैं, एट पार। केस 1 सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। सेम वे वर्किंग नोट तैयार करते हैं केस 1 का। मैं हमेशा सबसे पहले आप लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितनी है, 5 लाख रुपए, हाँ या ना। और इस बार हम कैपिटल इंटेक्ट रखने के लिए क्या बना रहे हैं बेटा, CRR बना रहे हैं। सॉरी CRR नहीं बना रहे हैं, न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो न्यू शेयर्स कैसे इशू होंगे, ध्यान से देखिए। न्यू शेयर्स कितने होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो फेस वैल्यू है नए इक्विटी शेयर्स की, हम उससे उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब आप कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, 5 लाख। और नए इक्विटी शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, यहां पर टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये पर शेयर है, एक शेयर की। ऊपर टोटल फेस वैल्यू जितने के प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो, कितने के, 5 लाख के। फेस वैल्यू ऑफ ए सिंगल इक्विटी शेयर, अब कुछ भी गिवन नहीं है, गिवन है कुछ नहीं, तो हम क्या मानते हैं, 10। तो कितने शेयर्स हम मानेंगे कि हमने इशू किए हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स। समझ में आया। चलिए 50,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए। अब इसकी एंट्री क्या होगी वो आपको पता ही है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और फिर नए शेयर्स को इशू करने की एंट्री कर देंगे। चलिए वो भी हम करते हैं। केस 2 देखिए सबसे पहले। न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर टू मेक द कैपिटल इंटेक्ट। पहले वाले केस में आपने शेयर इशू किए पार पर, बट यहां पर इशू किए प्रीमियम पर। देखिए एक बात आप ध्यान रखो, चाहे शेयर पार पर इशू हो चाहे प्रीमियम पे, कैपिटल इंटेक्ट करने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्या, टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऊपर हमेशा आपके पास फेस वैल्यू ही आएगी और नीचे जो है वो आपके पास क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये पर शेयर आएगा। मतलब चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं चाहे प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर क्या लेनी है, फेस वैल्यू लेनी है, क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो चीज कैपिटल रिप्रेजेंट करती है। सपोज 10 का शेयर है, अगर वो 12 में इशू हो भी रहा है तो वो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो 10 रुपए ही है।
इसलिए मुझे डिवाइड किससे करना है, 10 रुपए से डिवाइड करना है। सेम वे न्यूमरेटर में 5 लाख की चीज अगर 5.5 लाख में रिडीम हो भी रही है तो कैपिटल तो उसमें 5 लाख ही है ना, तो इसलिए ऊपर भी मैं क्या ले रहा हूँ, 5 लाख। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 5 लाख। और अगेन चाहे वो आपको बार बार भड़का रहा है कि 1 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, बट भड़कने की जरूरत नहीं है आपको, आपने फेस वैल्यू ही लेनी है, दैट इज यू हैव टू डिवाइड बाय 10 ओनली। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज गोइंग टू बी अगेन 50,000 शेयर्स। होपफुली आपको मेरी बातें कन्वे हो रही हैं, नहीं हो रही तो एक बार वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। केस 1 की अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। ये एंट्री वैसे दोनों के लिए कॉमन है, चाहे केस 1 है चाहे केस 2 है। अब इसके बाद अगर केस 1 है तो मैंने नॉर्मली 50,000 शेयर इशू किए हैं, उसकी एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से, 5 लाख, 5 लाख। ये 5 लाख कैसे आया, 50,000 शेयर आपने इशू किए हैं और एक शेयर जो है वो कितने का है, 10 रुपए का। और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 5 लाख, ठीक है। बट यही अगर मेरा केस 2 है तो केस 2 के अंदर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो 50,000 है, बट मैंने आपको बताया कि वो 1 रुपए के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000 शेयर और एक शेयर कितने का बेटा, 11 रुपए का, क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम है, 5.5 लाख, 5.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आएगा, 5.5 लाख, 5 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 10। तो आपने जो मेन फंडामेंटल चीज समझी कि चाहे शेयर पार पे इशू रहे चाहे प्रीमियम, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर मेकिंग द कैपिटल इंटेक मुझे हमेशा क्या लेनी है, ऊपर नीचे फेस वैल्यू, और रीजनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका। केस 3 पे आइए जरा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार पे, बैलेंस इन जनरल रिजर्व 4 लाख, एंड फॉर मेकिंग द कैपिटल इंटेक न्यू शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। ध्यान से देखिए वर्किंग नोट। अब मैं सिर्फ इसमें आपको वर्किंग नोट बना रहा हूं, जर्नल आप खुद कर लेंगे। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना बेटा, 10 लाख, ठीक है। बैलेंस इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से हमने सीआरआर बना लेंगे, कितना बेटा, 4 लाख का। तो आप एक बात बताओ, हमें न्यू शेयर्स कितने के चाहिए होंगे,
बैलेंस, ताकि हमारी कैपिटल इंटैक्ट रहे 6 लाख रुपए के, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स फिर हम कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू अपॉन में फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू के चाहिए 6 लाख के, अपॉन में वो कह रहे हैं इशूड एट 10% प्रीमियम। इससे घबराओगे नहीं, आप यहाँ पर क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, तो आपके जो शेयर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 60,000 शेयर्स, ठीक है। समझ में आया ना भाई, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे लिए, कैसे लिए, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, और यहां जो लिए वो टोटल मतलब जो उतने के हमें चाहिए। समझ में आ गया। तो अगर सीआरआर था हमने वो पहले यूटिलाइज कर लिया, फिर बैलेंस के लिए हमने क्या किए, नए शेयर्स इशू कर दिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 लाख का सीआरआर बनाना है जनरल रिजर्व से, और 60,000 के आपको नए शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। एंट्री भी कर दूं, चलो कर देता हूं, आप करो साथ साथ मेरे, अपने आप मेरे से पहले करके दिखाओ, या पॉज कर दो आप इस वीडियो को, चेक कर लेना यहाँ से। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख 10 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। फिर हम क्या बनाएंगे, सीआरआर, कहां से, जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, कितना 4 लाख 4 लाख, ठीक है। उसके बाद नई इशू किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6,60,000 6,60,000, 660 क्यों आ रहा है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। 60,000 शेयर है और 1 रुपये प्रीमियम उसने हमें बोला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। कितना 6,60,000 6 लाख, और यहां पर आपका 60,000 60,000 शेयर, एक शेयर कितने का 10 रुपए का। तो ये आपकी एंट्रीज इसमें आपको करनी है। अभी आपने मेरे साथ सारे बेसिक केसेस जो है एक एक करके कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए सब में पार लिया था, अब मैं प्रीमियम वाले क्वेश्चंस पे स्विच ओवर हो रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सेम वर्किंग नोट हमें बनाने हैं, बट सबसे पहले आप वर्किंग नोट जो बनाएंगे वो बनाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कैसे आप करिए। आपको पता है रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी है 6 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% मतलब कितना हो गया 60,000 रुपए, यही होगा। टोटल कितना हो गया 6,60,000। सबसे पहले प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। आइए
प्रायोरिटीज याद करो, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या थी, कैपिटल प्रॉफिट, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाए या कैपिटल रिजर्व। तो अगर आप देखें तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, कितने का है सर, 50,000 रुपये का, कमी पड़ गई 10,000 की, तो 10,000 फिर हम कहाँ से लेंगे, ऑप्शन नहीं है, जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व से 10,000 लेंगे। तो अब अगर 3 लाख में से 10,000 यहाँ चले गए जनरल रिजर्व में, तो बचे कितने, 2,90,000। तो इस 6 लाख में आप जो कि फेस वैल्यू है, जिसका आपको सीआरआर बनाना है, वो आप सीआरआर बना कितना पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 2,90,000। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस आपका बचा जनरल रिजर्व के अंदर, वो कितना बचा है, 3 लाख माइनस 10,000, 2,90,000। ठीक है, तो बाकी आपको न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और न्यू शेयर्स 6 लाख में से 290 का वो बन गया, तो कितने के इशू होंगे, 3,10,000। ये आपका आ गया बैलेंस। ठीक है, तो 60,000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 6 लाख का आपका फेस वैल्यू, समझ में आई बात, जिसमें से आपने 290 का सीआरआर बना दिया और बाकी के न्यू शेयर्स। आपने हमेशा जब भी प्रीमियम देखा इसी तरीके से एक टेबल तैयार करना है, पहले आप हमेशा प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, फिर आप आएंगे फेस वैल्यू को कैसे इंटैक्ट किया जाए। अब इसके बाद सेकेंड आपको क्या चाहिए, न्यू शेयर्स होंगे कितने, तो न्यू शेयर्स के लिए आपको पता ही है, फेस वैल्यू अपॉन में फेस वैल्यू, 3,10,000। कोई फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या स्पेशल, बस लिखा हुआ है इशूड एट पार, अच्छी बात है, पार पे, तो कितना हो गया, 31,000 शेयर्स। समझ में आया, चलिए अब एंट्रीज करना शुरू करते हैं। 6 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6,60,000। फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 6,60,000, 6,60,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 6,60,000, 6,60,000। अब आइए प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 50,000, और उसके बाद हमने यूज किया है किसको, जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना हो गया, 60,000 रुपये। ठीक है, फिर हमने कुछ सीआरआर बनाया था, कितना सीआरआर बनाया था बेटा, 290, कहाँ से, जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना बनाया आपने, 2,90,000, 2,90,000। ठीक है, इसके बाद आपने नए शेयर इशू किए 31,000, पार पे ही थे, कोई दिक्कत ही नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना, 3,10,000, 3,10,000, और उसके बाद शेयर
एप्लीकेशन एंड allotment to share capital 3,10,000 3,10,000। तो आपने देखा, अगर आपका वर्किंग नोट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत किसी भी तरीके नहीं। और आप देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है थियोरी के फॉर्म में, उसे मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और एंट्रीज का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जिस सीक्वेंस में मैं कर रहा हूँ इसी सीक्वेंस में करिए। पहले रिडीम कर दीजिए, फिर प्रीमियम राइट ऑफ करिए, फिर CRR, फिर न्यू शेयर, सबसे बेस्ट है। और कोई सीक्वेंस भी फॉलो करना है कर सकते हैं, बट सीक्वेंस इधर उधर होने से आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। मैंने आपको बोला जहां आप देखो प्रीमियम, जैसा मैं आपको वर्किंग नोट सिखाता हूँ वैसा वर्किंग नोट आप तैयार कर दो। नीचे से करना आप लोग, मेरे पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 20 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है? 10%, दैट इज 2 लाख। अब आगे क्या कह रहे हैं? 50,000 नए शेयर्स इशू करे हैं एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाएगा, चलिए कुछ नहीं होता। यहाँ पर पहली बार आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है, और कितने पता है? 50,000 न्यू इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कैपिटलिज्म में बैलेंस है 40,000। देखिए, जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है तो आप क्या करेंगे? न्यू इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं कितने? 50,000, और एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 10 का शेयर कितने में गया? 12। तो इसमें 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख रुपए तो हमारी कैपिटल आ गई, और 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख रुपए क्या आ गया हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 लाख आ गई कैपिटल और 1 लाख रुपए क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब देखो, 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। जो प्रीमियम आपने करना है राइट ऑफ, सबसे पहले वो सिक्योरिटी प्रीमियम ही आप यूज कर लो, 1 लाख रुपए का, हाँ या ना? फिर आप यूज कर लो कैपिटल रिजर्व, कितने का बेटा? सर 40,000 रुपए का। और फिर आप जो है उसके लिए यूज कर लो P&L एज बैलेंस। कितना यूज कर लें सर? 60,000 रुपए। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब फेस वैल्यू आपकी कितनी है? 20 लाख, जिसमें से इस बार आपको न्यू शेयर्स पता है, और जो न्यू शेयर्स की फेस वैल्यू आई है, कैपिटल आई है, वो कितनी आई है बेटा? 5 लाख रुपए। तो हमको जो CRR बनाने की जरूरत पड़ेगी वो कितना बनाने की जरूरत पड़ेगी? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का हमें CRR बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। होपफुली ये आपको क्लियर है। तो अब इसमें आप एंट्रीज कर लेंगे। मैं एंट्रीज का सीक्वेंस लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की को रिडीम करने की कर दीजिए, फिर राइट ऑफ की कर दीजिए, फिर न्यू इक्विटी शेयर की कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद किसकी कर देंगे? CRR की। आगे पीछे सीक्वेंस भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी टैकल किया। चलिए लास्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ, एग्जांपल 6। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1-2 क्वेश्चन इक्वेशन बेस वाले कवर अप करेंगे। यहाँ तक करने के बाद आप कंफर्टेबली अपने लेवल के जो एग्जाम क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है। चलिए 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, रिडीमेबल एट 5% पर ईयर, 5% प्रीमियम, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1 लाख, सोल्ड एट 120।
बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम 70, SOPL 5 लाख। देखिए जब भी ऐसे कुछ दिखे ना, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीज 1 लाख सोल्ड एट 120, ध्यान से देखिए। तो आप देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बेटा? सर 20,000 रुपए का हुआ। कैसे निकाला? सर इतने मूर्ख थोड़ी ना है, 1,20,000 माइनस 1 लाख। तो ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना 20,000 रुपए का, ये या तो आप प्लस कर दो जर्नलिज्म में या SOPL में, जो भी आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंगली जो बैलेंस आपका होगा, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब आपका जो है वो 5 लाख नहीं रह गया, वो 5 लाख जमा 20,000 कितना हो गया है? 5,20,000। जो भी ये प्रॉफिट आएगा या तो आप उसे जर्नलिज्म में ऐड कर दोगे या किस में ऐड कर दोगे? P&L के अंदर। सेम वे अगर लॉस आया हुआ है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब आपके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है, उम्मीद करूं आपसे करेंगे। नहीं करूं? चलो मैं वर्किंग नोट बना देता हूं, बाकी कर देना। अगेन वैसे ही बनाना है। हेलो, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फेस वैल्यू 10 लाख है और 5% का यहाँ प्रीमियम है, कितना हो गया? 50,000। पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रॉफिट, वो यहाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही 70 है, वेरी गुड। तो सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया, कितना? 50,000। सर उसमें 20,000 बच गया, उसका क्या करें? बेटा लड्डू खाओ उसके, कुछ नहीं करना ऑब्वियसली। नो, इसके बाद आपका SOPL में 5 है फॉर बैलेंस न्यू शेयर्स। तो एक बात बताओ, 10 लाख की फेस वैल्यू है, कितना CRR बना पाएंगे? 5,20,000। उसने बोला था फॉर बैलेंस न्यू शेयर्स, तो न्यू शेयर्स आप जो इशू कर पाओगे वो कितने के होंगे? 4,80,000 के। और जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे वो क्या होंगे? 4,80,000 बटा 10, दैट इज 48,000 इक्विटी शेयर्स। अब होपफुली आप एंट्रीज की अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका पूरा ऑलमोस्ट 95% डम्पशन कंप्लीट होता है। जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है या 1-2 क्वेश्चन और मुझे करवाने होंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करूँगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड रेट अस ऑन गूगल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।